नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनव लर्निंग क्लासेस पर। मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से सीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट यानी कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 2 दिन पहले दिए गए पहले अपने इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण ज्ञान का भाग 1 कराया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हिंदी वर्णमाला, स्वर, स्वर्गों का वर्गीकरण, ऋस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संधि स्वर्ग, अग्र स्वर, मध्य स्वर आदि से आपको रूबरू कराया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की एक वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है वर्णमाला संपूर्ण ज्ञान भाग 2, जो कि आज मैं आपके इस भाग के अंदर पूरी वर्णमाला आपके ख़त्म करके रहूँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्यंजन। कल की वीडियो में मैंने आपको स्वर सारे करा दिए, स्वर के कितने वेद हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उस पेपर में, वो सब मैंने आपको करा दिया है। और दोस्तों ये मान के चलिए, ये जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ, इस वाले चैप्टर से आपको हर एग्ज़ाम में कम से कम 3-4 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। और मैं अपना प्रयास यही कर रहा हूँ आपको सरल भाषा में सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन वर्ण। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आपको इनसे ऐसे कोई मतलब नहीं, ये कुछ नहीं है, पर ये चीज़ एक शुरुआत के लिए सब चीज़ बताई जाती है। किसी को इसमें इंटरेस्ट हो वो पढ़ सकता है, अन्यथा यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि कोई डेफिनेशन क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते पेपर में। उसके बाद व्यंजन के भेद देखिए, यहाँ से सुनिए आप। व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। अब आती है बात स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले हम लेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य करते हैं। अर्थात आप कोई व्यंजन बोलेंगे का खा गा 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 गा, तो इसमें आपका मुंह से कोई ना कोई पार्ट जरूर टच होगा, जैसा कि मैं आपको आने वाले स्लाइड में समझाता रहूँगा। देखिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए ये वर्णों के उच्चारण स्थान सूची मैंने आपके सामने दी रखी है। इसमें आप देखिए सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। हमारे मुख को 5 भागों में हमने विभाजित कर रखा है। किस किस में कर रखा है? कंठ में, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है मित्रों। उसके बाद हमने अपने वर्णों को अर्थात व्यंजनों को भी 5 भागों में बांटा रखा है। का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग वाले तालु के अंतर्गत आते हैं। टा वर्ग वाले मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ता वर्ग वाले दंत के अंदर आते हैं और पा वर्ग वाले ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सबका पहला पहला हम वर्ण उठा लेंगे। जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए का, चा, टा, ता, प, अर्थात क, चट, तप। ये हमारी एक ट्रिक हो सकती है जिसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। और आपको क्लियर करने के लिए मैंने इसमें एक चित्र लगा रखा है, जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए का, कंठ से बोलने वाले जो वर्ग हैं, कंठ होता है, का से शुरू होता है। का वर्ग के भी सब कंठ से शुरू होंगे। देखिए कंठ से का वर्ग, जिसमें आ रहा है आपका कंठ, ये रहा। और इसी से आप सारे का वर्ग वाले सारे वर्ण बोलेंगे, जैसे का, ख, ग, घ, ण। आप खुद बोल के देखिए। हाँ, का, ये सब कंठ से बोले जा रहे हैं, ये सब कंठ से बोले जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है च वर्ग की। च वर्ग ये रहा, जिसके अंतर्गत आप देखिए तालु से बोला जाता है। तालु, ये जो मुंह, आप अपनी जीभ को ऊपर उठा के देखिए, आपकी जीभ जहाँ स्पर्श करती है वो तालु कहता है।
यहाँ से आप बोलते हैं चा वर्ग के, और चा वर्ग के अंदर क्या क्या आता है, चा, छ, ज, झ, ञ, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद टा वर्ग आता है जो कि बोला जाता है मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। और मूर्धन्य आपको दिख रहा होगा चित्र में, मूर्धन्य ये आपके मुख के ऊपर वाले भाग से सम्मिलित है। इसमें आता है टा वर्ग, ट, ठ, ड़, ढ, ण, ये सब टा वर्ग से बोले जाते हैं। इसके बाद बात आती है ता वर्ग की, जो दांत से बोला जाता है। ता वर्ग ये रहा जो दांत से बोला जाता है। इसके अंतर्गत कैसे, आप खुद बोल के देखिए, ता, था, दा, ध, ना, इसमें आपकी जीभ हमेशा दांत से स्पर्श करेगी। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ में आपके लिए आता है पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत आपके ओष्ठ के आते हैं, जैसे कि ये आपको देख, ओष्ठ मतलब होठ, आपके होठ से आप बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, ये सब आपके पा वर्ग में आते हैं। आपको इस चित्र के माध्यम से कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड पे, जिसमें आपको मैंने बताया है व्यंजन कंठ से बोलने वाले क, ख, ग, घ, ङ, तालु से बोलने वाले चा, छ, ज, झ, ञ, मूर्धा से बोलने वाले टा, ठ, डा, ड़, ण, दंत से बोलने वाले ता, थ, द, ध, न, और ओष्ठ से बोलने वाले पा, फ, भ, भ, म। आप ऐसे याद करिए, अंदर से आप अपने गले से स्टार्ट करिए। कंठ सबसे नीचे की तरफ होता है, फिर तालु थोड़ा उससे ऊपर होता है, मूर्धा और ऊपर, दांत थोड़े और आगे, और होठ सबसे आगे होते हैं। आप ऐसे याद करिए। और वर्गों को याद करने के लिए आप देखिए, का वर्ग कंठ से का मिल रहा है, फिर का वर्ग की पूरी जो एक वर्ग है पूरा याद कर लीजिए, ये सिर्फ कंठ से बोला जाएगा। फिर का वर्ग के बाद जो वर्ग आता है वो सोचिए तालु से आता है। उसके बाद टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से, और पा वर्ग ओष्ठ से। क्या आप लोग समझे मेरी बात को? हाँ। अब अभी तक क्वेश्चन सिर्फ व्यंजन से बनता था, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड हाई हो गया तो स्वर भी पूछ लेते हैं। स्वर भी मैं आपको बता दूं, कंठ से बोलने वाले स्वर जो हैं वो अ, आ, तालु से बोलने वाले ई, और मूर्धा से बोलने वाले रि, दंत से सिर्फ एक शब्द, एक स्वर बोला जाता है रि, और ओष्ठ से उ। इसके बाद एक दो क्वेश्चन अभी हमने यूपी टेट में देखे थे, जिसमें एक आया था दंतोष्ठ से बोलने वाला वर्ण बताइए। तो जब बच्चों ने ये पढ़ा ही नहीं था जब तक कि ये दंतोष्ठ से बोलने वाला क्या है, इसलिए मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन रखा है दंतोष्ठ के लिए। दंतोष्ठ से बोलने वाला जो वर्ण है वा, ये वा जो है आपसे दंत ओष्ठ का मतलब होता है दांत और होठ से मिलके जो दोनों से बोला जाता वर्ण है वह। तो वो कौन सा वर्ण है? वा, दंतोष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से बोलने वाला, कंठ प्लस ओष्ठ माने होठ, गला और होठ से बोलने वाला स्वर जो है वो छोटी ओ बड़ी ओ और औ। कंठ तालु से बोलने वाला ए और ऐ। ये आप सभी को याद करने पड़ेंगे। याद क्या करने पड़ेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। कंठ से लेके होठ तक आइए और नीचे से क्रम लगाइए कंठ से होठ तक का, और वर्ग को का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का याद करके 5 वर्ग हैं और 5 ही हमारे मुंह के बोलने के यंत्र हैं, वहाँ से आप सेट कर लीजिए। कोई कठिन नहीं है। स्वर मैंने आपको बता दीजिए। अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह में आपको आने वाले समय में बताता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने बताया है ये वर्गीय व्यंजन है। का वर्ग, टा वर्ग जो मैंने आपको अभी समझा चुका हूँ सब, इसमें आपको समझने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछ लेता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये आप याद कर लीजिए। यर लव कोई कठिन नहीं है। लव याद कर लीजिए। यार लव, यार से लव किया जाता है। यर लव, या रा ला व, ये अंतस्थ व्यंजन है। जिसमें अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करने में वायु का अवरोध कम हो, वायु टकराती कम हो, वायु की रुकावट कम हो, वह सब शब्द कौन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और कौन कौन से हैं वो? या, रा, ला और वा। आप लोगों को चीज़ क्लियर हुई? और अंतस्थ व्यंजन ये व्यंजन के भेद में है। जो भी स्पर्श व्यंजन पढ़ा है वो सब वो थे क, च, ट, त, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में मैंने आपको बताया, अंतस्थ व्यंजन में आपको यर लव हो गया। अब एक जो वर्ग बचा था लास्ट का, कौन सा वर्ग बचा था बताइए? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, आप एक शब्द, एक भाग बचा है उसका। और संघर्ष और ऊष्म में ये होते हैं य और वा।
ठीक है, समझे आप लोग। य र ल व तो पूरे ये चारों तो हैं अंतस्थ व्यंजन में। और अगर यदि संघर्ष व्यंजन पूछ ले वो आपसे, तो सिर्फ कौन से दो शब्द हैं, दो कौन से वर्ण हैं आप बताइए। या और वा, या और वा, या और वा, या और वा। एक क्वेश्चन और आने लगा है, लुंठित। लुंठित व्यंजन कौन सा है? हिंदी में केवल रा लुंठित प्रकंपित व्यंजन है। कंपन के साथ उच्चारण करते समय जीव की स्थिति गोल बनती हो, इसलिए इसे लुंठित कहते हैं। लुंठित मतलब आप जब कोई शब्द बोल रहे हैं या वर्ण बोल रहे हैं, आपकी जीभ थोड़ी सी रोल हो, अर्थात गोल टाइप से घूमे। और कोई शब्द नहीं होगा पूरी हिंदी की वर्णमाला में, सिर्फ एक शब्द है लुंठित का, कौन सा है? रा। रा आप बोल के देखिए, आपकी जीभ ऊपर की तरफ थोड़ी मोल्ड होगी, थोड़ी सी घूमेगी। आप लोग समझे? लुंठित व्यंजन कौन सा है? रा। ठीक है, चीज़ क्लियर हो रही है ना? ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं। हिंदी में केवल ला को पार्श्विक व्यंजन माना है। हिंदी में केवल ला को पार्श्विक व्यंजन माना है। उच्चारण करते समय जीभ के दोनों तरफ से वायु का निष्कासन होता है, अर्थात आप जब ला बोलेंगे तो ला बोलने के समय आपकी जीभ सेंटर में होगी और साइड से आपकी हवा निकलेगी जीभ के साइड से, तो वह एक ही शब्द है वा। ला, सॉरी, ला। कौन सा शब्द है वो? ला। पार्श्विक व्यंजन वा, ला। अब देखिए, या र ल व को मैंने अंतस्थ व्यंजन बताया था। अब इसी को एक एक करके दो तीन भागों में बांट दिया। अर्धस्वर देखिए, या और वा के, या और वा को, या और वा को, या देखिए या और वा को इन्होंने कहाँ लगा दिया है? अर्धस्वर में। उसके बाद बचता है आपका रा। उसके बाद क्या बचता है आपका? रा। रा को इन्होंने लगा दिया है लुंठित में और ला को पार्श्विक में। समझ रहे हैं ना आप समझ लीजिए। लुंठित माने देखो, लुंठित में ठा ठठेरे का बनना ना, लुंठित गोल हो रहा है, इससे आप समझ लीजिए गोल है। रा ही एक शब्द है जो रा गोल, आपकी जीभ बोलते में गोल की तरह घूमेगी। ठीक है। और पार्श्विक माने बोलेंगे आप सेंटर से, साइड से, जीभ के साइड से थोड़ी हवा का निष्कासन होगा। वह शब्द कौन सा है? व्यंजन ला। समझे आप लोग? कोई चीज़ अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, जिससे कि मैं आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज़ एक एक करके क्लियर करता रहूँगा। उसके बाद देखिए, अब आता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष के साथ या ज़्यादा ऊष्मा का प्रयोग हो। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है ये वीडियो? ऊष्मा का व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण अत्यधिक संघर्ष, मतलब तो बोलने में थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ रहा हो या ज़्यादा ऊष्मा का प्रयोग हो रहा हो, वह व्यंजन ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या 4 है। संख्या कोई मतलब नहीं है, आप ये याद रखिए कौन कौन से। श, श, स, ह, अर्थात जो श, स है ना, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। श, श, स, इन तीनों को संघर्ष के साथ बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिए। और इनके संग जुड़ा बैठा है हा, एक हा आप याद कर लीजिए। श, स, स, हा, ये तीनों संघर्ष के साथ बोले जाते हैं। श, श, स, और इनके साथ एक और बैठा है हा, ये भी संघर्ष के साथ बोला जा रहा है। तो ये संघर्षी व्यंजन आपके सामने है। उसके बाद अब आते हैं हम व्यंजन वर्णों के अन्य रूप। जो 3 मैंने अब तक आपको पढ़ाए हैं वह मूल रूप थे। अब ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हैं आपके अन्य रूप। ठीक है। अब आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक बार आया क्वेश्चन, ज़्यादा बार नहीं आया। उक्षिप्त व्यंजन क्या उनसे? उक्षिप्त, ये देखिए उक्षिप्त शब्द दिख रहा है आपको, उक्षिप्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजन के इसने बताया है, जो व्यंजन वर्ण 2 गुणों से मिलकर बना हो उसे द्विगु व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कब और कहाँ प्रयोग होते हैं, इस आधार पर इनके नाम उक्षिप्त या ताड़न जात है। 2 गुणों से मिलकर बना हो वह द्विगुण व्यंजन है। ये तो शब्द से आप द्विगुण से समझ रहे हैं, लेकिन द्विगुण कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाएगा, इसका इस आधार पर इनका नाम
उक्षिप्त या ताड़ना जात कह दिया। तो उक्षिप्त व्यंजन को नाम से आता है, आप इनको समझ लीजिए। उक्षिप्त व्यंजन सिर्फ दो हैं, ड और ढ़। ठीक है, ये आपके सामने ये लिखें उक्षिप्त। ये बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं, माइनर हैं, ये एक एक नंबर आपको दिलाते रहेंगे। अगर आप मिस कर देंगे तो आपका एक एक नंबर कहीं भी रह सकता है, और एक नंबर आपको जानते हैं कितना आजकल के समय महत्वपूर्ण है। मेरिट में आने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है अयोग्य वहा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एक, अयोग्य वहा। देखिए ये लिख रहा है अयोग्य वहा। अयोग्य वहा हमेशा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यह स्वयं में अयोग्य है, सिर्फ साथ चलने में सहयोगी है। शब्द से क्लियर हो गया अयोग्य। अयोग्य माने योग्य नहीं है ये किसी काम के, इसको किसी ना अपने काम करने के लिए किसी न चीज़ की सहारे की जरूरत अवश्य है, इसलिए इसका नाम अयोग्य वाह है। ठीक है, अयोग्य वाह को दो भागों में बांटा गया, अनुस्वार और विसर्ग। कौन से भागों में बांटा गया? अनुस्वार और विसर्ग। सबसे पहले हम अनुस्वार की बात करते हैं। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के साथ अनुस्वार और विसर्ग के बाद कभी नहीं होता है। आपको इससे मतलब कुछ नहीं है, ये आप डेफिनेशन पढ़ लें अपने नॉलेज के लिए, अन्यथा आपको याद अगर करना है पेपर के लिए तो सिर्फ याद रखिए अनुस्वार की संख्या एक है, और कौन सी है वो? अंग। अंग जो है, अंगा जो है आपका, ये सिर्फ किस में आता है? अनुस्वार में। छोटी अंग अनुस्वार है, और विसर्ग में बड़ी अंग आता है, ये बस ध्यान रख लीजिए। छोटी अंग अनुस्वार, बड़ी अंग विसर्ग। बड़ी अंग के बाद आपको पता है आगे बाद दो बिंदियां लगाते हैं, उन्हें विसर्ग कहते हैं। तो बड़ी पूरे वर्णमाला में बड़ी दो बिंदी सिर्फ बड़ी आगे बाद आता है, जिसे बड़ी अंग कहते हैं, और ये विसर्ग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस स्लाइड में से इतना ही था, अब हम आगे चलते हैं। एक आता है अनुनासिक, ये भी बहुत जरूरी। अनुस्वार छोटी अंग, अनुस्वार के दो भाग थे। अनुस्वार के कौन कौन से भाग थे? दो भाग थे। अयोग्य भाग के दो भाग थे, एक अनुस्वार एक विसर्ग। अनुस्वार में छोटी अंग है, विसर्ग में बड़ी अंग। ठीक है, अब बात आती है अनुनासिक, जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। जिन स्वरों के उच्चारण मुख्य साथ नासिका की सहायता लेनी पड़ती है, वह वर्ण जो बोलने के वह स्वर जो उच्चारण में मतलब मुंह के साथ साथ आपको नाक का भी कुछ यूज़ करना पड़ रहा है, वह स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, ये सब अनुनासिक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन में उदाहरण दे देगा कुआं, चांद, अंधेरा, और एक मान लो दे दिया अंगूर दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि इन सब में से अनुनासिक का उदाहरण कौन सा है? अब अंगूर पर छोटी अंग है, वो तो अनुस्वार का उदाहरण हो गया। जहाँ चंद्रबिंदी का उदाहरण आ रहा है वो अनुनासिक है। इनमें से ऑड पूछ सकता है ना, तो अंगूर ऑड है, और ये सब चंद्रबिंदी वाले ये सब अनुनासिक के उदाहरण हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि मैंने नीचे स्लाइड में क्लियर भी करने के लिए कोशिश की है, अनुनासिक स्वर और अनुस्वार मूल से व्यंजन। जैसे आप ये एग्जाम्पल समझ लीजिए, हंस जो लिख रहा है एक जल पक्षी है, और हंस माने हंसने की क्रिया। अंग की बिंदी लग गई तो ये अनुस्वार में चला गया, और चांद बिंदी लग गई ये अनुनासिक में आ गया। समझे आप लोग? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं दो अथवा दो से अधिक व्यंजन से मिलके बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आपको मैंने ये बताया छत्र ज्ञा, लास्ट के जो तीन आइटम हैं वर्ण छत्र ज्ञा, जैसे हम लास्ट में छोटा बड़ा पढ़ते हैं फिर एकदम फ्लो में बोलते हैं छत्र ज्ञा, वो सब संयुक्त व्यंजन है। देख लीजिए, क और शा से मिलके छ बना है, त और रा से मिलके त्रा बना है, ज और यहाँ से मिलके ज्ञा बना है, एक श्रा, जो श्रम होता है ना, श्रम माने मेहनत, श्रम के संग जो श्रा है, श और रा से मिलके बना। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन है, छत्र ज्ञा और श्रा। समझे आप लोग? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक आया, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें से 100% एक नंबर का क्वेश्चन अवश्य आता है, अल्प प्राण और महाप्राण। ये वर्ण देखिए, मैंने आपको वर्ग बताए थे क च ट त प, तो का वर्ग जो होता है, का वर्ग में भी 5 होते हैं, चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, टा वर्ग में भी 5 वर्ग होते हैं, ता में भी 5 और पा में भी 5
वर्णों का उपयोग होता है। 5 भाग में है और प्रत्येक भाग में 5 वर्ण होते हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण मतलब जो थोड़ा कम मेहनत से बोला जा रहा है, क ग ड़। और महाप्राण ख घ, इसमें थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है, तो ये महाप्राण है। आपको सिर्फ याद ये करना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग वर्ण जो है वो अल्प प्राण है और दूसरा चौथा महाप्राण है। देख लीजिए, आप समझ रहे होंगे। का पहला, का वर्ग में का जो है पहला है, गा तीसरा और ड़ा 5वां, और महाप्राण में का वर्ग में ही खा दूसरे नंबर पे आता है और घ चौथे नंबर पे आता है। ऐसे क वर्ग ये है, चा वर्ग ये है, टा वर्ग ये है, ता वर्ग ये है, पा वर्ग ये है। अब क्या है, अभी तक तो यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछता था ये। अब स्टैंडर्ड हाई कर दिया है तो अब ये पूछता है अल्प प्राण में य र ल व, जो मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन जो हैं वही अल्प प्राण भी हैं। ठीक है, य र ल व। और श स हा कौन से बताए थे? संघर्षी व्यंजन बताए थे, जिनका संघर्ष करना पड़ रहा है। श स स मैंने कहा था एक ही फैमिली के हैं, और हा भी उनके संग बैठा हुआ है। ये महाप्राण के उदाहरण। ठीक है, ये 5 वर्ग तो पहले, तीसरे, 5वें के हिसाब से याद कर लीजिए, और महाप्राण में दूसरा, चौथा। और य र ल व ये आपके अल्प प्राण हो गए, और श स हा ये आपके महाप्राण हो गए। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे अघोष सघोष, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आप देखिए अघोष और सघोष। अघोष सघोष में क्या है, इसमें को इसको भी 5 भागों से विभाजित, 5 वर्णों में बांटा, क च ट त प। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अल्प प्राण में 1, 3, 5 ऑड नंबर ले रहे थे, और महाप्राण में 2 और 4 जो इवन नंबर थे। लेकिन अघोष और सघोष में ऐसा नहीं है। अघोष सघोष में क्या है, शुरुआत के 2 अघोष हैं, लास्ट के 3 सघोष हैं। जैसे प्रथम द्वितीय में लिखा है, मैंने यहाँ लिखा भी है प्रथम द्वितीय, ये सिर्फ अघोष हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये सब सघोष हैं। तो आपको पता है का वर्ग में पहला, दूसरा, खा खा है, ये क्या कहलाएंगे? अघोष। सघोष में कौन कौन से आएंगे? ग घ ड़, ये सब क्या हैं? सघोष हैं, क्योंकि ये तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे आते हैं। ऐसे ही क च ट त प पूरे वर्ग यहाँ हो गए। अब इसमें क्या है, श श स जो एक फैमिली मैंने बताई थी, यहाँ उल्टी जगह बैठी है वो। वहाँ पहली जगह बैठी थी अल्प प्राण में, यहाँ अघोष के संग बैठी है। श स स ये देखिए यहाँ बैठी है, श स स ये बैठी है। और य र ल व जो बैठी थी वो यहाँ उल्टी जगह, दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज कर ली हैं। ये सघोष के साथ बैठी है, और हा सघोष के साथ आ गया इसमें, जो आपको याद करना पड़ेगा। समझे आप लोग? क्या समझे? अल्प प्राण में वर्ग में से लेंगे तो ऑड नंबर लेंगे 1, 3, 5, और महाप्राण होगा 2, 4। अघोष सघोष कैसे याद करेंगे? आ पहले आता है और सघोष का सा बाद में आता है, तो अघोष पहले याद कर लीजिए। अघोष में 1, 2 शुरुआत की चीज़ ले लेंगे, और सघोष में 3, 4, 5 जो लास्ट की चीज़। समझे आप लोग? क्लियर हुआ? और अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद मैंने आपके लिए, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो कि क्या क्या पढ़ लिया, कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे हम एक टेबल देख के जाएं जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए, हम कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको ये टेबल भी बना रखी है। देखिए, ये मैंने आपको कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के आधार पर बता दिया है कि कैसे कैसे ये याद करना है। देखिए, कंठ वर्ग में व्यंजन की बात करेंगे तो ये व्यंजन आएगा, तालु में ये व्यंजन है, मूर्धा में ये व्यंजन है, दंत में ये है, ओष्ठ में ये है। ठीक है, अब स्वर में ये है, कंठ में, तालु में ये है, मूर्धा में ये है, दंत में ये है, ओष्ठ में ये है। ठीक है, अंतस्थ मैंने आपको बताए थे य र ल और ये र व। ऊष्म वाले बताए थे ना, संघर्षीय ऊष्म वाले, श स स ये पूरी फैमिली ये बैठी, ये हा ये बेटा। अयोग्य वाग बताया था मैंने, अयोग्य वाग। अयोग्य वाग में बड़ा अंक क्या था? विसर्ग का उदाहरण, ये था विसर्ग का। और अंग, अंग काय के थे? बताइए बताइए बताइए। छोटी अंग काय का उदाहरण था? जो नाक से बोला जा रहा था, अनुस्वार। और बड़ी अंग चंद्र बिंदी वाला, अनुनासिक। देखिए, टेबल आप देख लीजिए अपने हिसाब से, मैंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज भी किया है, ऐसी बात नहीं है।
इसके बाद अल्पप्राण महाप्राण की भी मैंने आपके टेबल लगा दी इस स्लाइड में। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहला तीसरा पाँचवा ये है, पहला तीसरा पाँचवा अल्पप्राण में है, महाप्राण दूसरा चौथा, चा वर्ग में भी पहला तीसरा पाँचवा, महाप्राण में ये, टा वर्ग में भी ये, ड में ये देख लीजिए। तो यह र ल व यहाँ बैठे हैं और शा सा सा इसमें यहाँ है। उसके बाद अघोष सघोष भी मैंने आपको बताया। अघोष सघोष में क्या होता है, आ पहले सा बाद में, तो प्रथम द्वितीय पहले आते हैं, तो पहले पहले ये ले लिए। उसके बाद सघोष में तीसरा चौथा पाँचवा ये देख लिए। और शा सा सा उल्टे इधर इधर उल्टे बैठे इसके साथ बैठे हैं, और यह र ल व यहाँ बैठा है, लेकिन हा ने भी अपनी जगह बिल्कुल चेंज कर दी है, वो इनके संग मिल गया। ठीक है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसी समय लास्ट टाइम पे अगर थोड़ा पहले पढ़ रखा और लास्ट टाइम पे आप इसका रिवीजन कर जाएंगे तो इस टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपको अगर कोई भी इसके बाद डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। और वो वीडियो कब आएगी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या तारीख उसमें मेंशन कर दूंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाना उसके साथ साथ, और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।